हाय गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें हम लोग 19th G20 समिट की बात करने वाले हैं जो आपके क्लैट के एग्जाम के जस्ट पहले हुई है। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, सारी की सारी फैक्ट्स फिगर्स हम लोग एक सिंगल वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए एंड इस माइंड मैप के लिए जो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आपके रिविजन के लिए, उसके लिए आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद अ वीडियो। सबसे पहली चीज, जो 19th G20 समिट हुई है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसका लोकेशन क्या था, वेन्यू क्या था। तो इसका वेन्यू है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील की सिटी है। अब ब्राजील में हुई है रियो डी जेनेरियो में हम लोग की मीटिंग। आपको एक और फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 की जो मीटिंग हुई थी वो भारत मंडपम में हुई थी, जो कि बहुत ही फेमस वेन्यू है इंडिया का मीटिंग्स को होस्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की। इसी तरह से ब्राजील के पास एक बहुत ही फेमस लोकेशन है जिसको कहा जाता है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो म्यूजियम फॉर मॉडर्न आर्ट रियो डी जेनेरियो में ये मीटिंग हुई है। अब इस मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या अपडेट्स हुई उस पर हम लोग मूव करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट्स बता देता हूं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सी चीज समझ आ रही होगी शायद इसको देखते हुए कि ये 19th समिट हुई है। तो 19th के पहले आपको इसके पहले जो क्वेश्चन आ सकता है जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी होने का एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये मीटिंग इंडिया में हुई थी। तो इंडिया की जो मीटिंग थी ये थी 18th G20 समिट, और जो 18th G20 समिट हुई है उसका वेन्यू था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। आपको याद रखना है इस चीज को भी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर की मीटिंग होगी विच मींस 20th G20 समिट होगी, वो होने वाली है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में। आपको इस बात को भी याद रखना है, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। इसकी नेक्स्ट ईयर की वेन्यू लोकेशन को फाइनलाइज कर दिया गया है, इसको अनाउंस कर दिया गया है। आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगी। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये फॉर्म कैसे हुआ, इसके फॉर्म होने का रीजन क्या था। तो इसका जो मेन रीजन था फॉर्म होने का वो था कि इसको प्रमोट करना है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का शायद आप लोग मतलब समझते होंगे, मतलब मल्टीपल कंट्रीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमको रिजॉल्व करना है, नंबर वन। नंबर टू, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ लेके जाना है पूरी की पूरी दुनिया को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी आपको पता होगा कि हमको विदाउट हार्मिंग द नेचर अपने आप को डेवलप करना है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, बट एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है। अब इसके बाद ये ग्रुप फॉर्म हुआ है 1999 में। तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट मीटिंग का ईयर था, यहाँ से G20 ने एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया है। अब G20 जो है वो तीन मेजर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और आपको टिल एग्जाम याद रखने होंगे। फर्स्ट, 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसके अंदर सारी के सारे मेजर वर्ल्ड की 20 कंट्रीज आती हैं। शायद आपने पढ़ा होगा G7 भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले G8 होता था। अब ये जो G7 G8 होता है ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। वर्ल्ड के 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ग्रुप इस G7। G20 जो होता है ये टॉप 20 नेशंस हैं विथ दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब इसके बाद ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को। यानी कि आपको समझ आ रहा होगा ओवरऑल ये कितना बड़ा ब्लॉक हो चुका है अपने आप में। अब इस ग्रुप में इसका नाम है G20। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है G20 में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। अगर आपको नहीं पता है इसके मेंबर्स तो आपको काफी शौक लगेगा सुन के। इसके अंदर टोटल 19 मेंबर स्टेट्स हैं प्लस वन। वन जो है इसको काउंट किया जाता है एज यूनियन। यूनियन का यहाँ पे मतलब होता है दो यूनियंस इसका पार्ट हैं। फर्स्ट यूनियन जो इसका पार्ट है दैट इज यूरोपियन यूनियन, सेकंड यूनियन इज अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन को मिला के एक सिंगल एंटिटी मान लिया गया है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो जाते हैं, आपको पूछा जा सकता है कितनी मेंबर कंट्रीज हैं G20 में। कंट्रीज पूछा जाएगा 19 मार्क करोगे, टोटल मेंबर्स पूछा जाएगा तो 20 मार्क करोगे। आपको शायद डिफरेंस समझ आ रहा होगा और ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है ये बात भी समझ आ रही होगी। आपको ये पूछा जा सकता है ये प्लस वन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वन है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, AU एंड EU। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस साल की मीटिंग की थीम क्या थी। इनकी थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। थीम हमेशा आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है और बहुत ज्यादा रिसेंटली हुई है ये मीटिंग, इसलिए इसमें इसकी थीम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस मीटिंग में किन चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ, मैं सारी वही चीजें आपको बताऊंगा जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हम लोग उसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। फर्स्ट चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, सोशल इंक्लूजन इन फाइट अगेंस्ट हंगर, ग्लोबल हंगर अलायंस।
तो एक ग्लोबल हंगर अलायंस नाम के ब्लॉक को फॉर्म करने का प्लान किया गया है। इस ब्लॉक का मेन ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि ये फिर से आपको पूछा जा सकता है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है 500 मिलियन पीपल तक हम लोग को, यानी कि 500 मिलियन पीपल तक हमको फूड सिक्योरिटी पहुंचानी है बाय 2030। अब यहाँ पे आप इसी के साथ एक फर्दर पॉइंट भी याद रखना कि इंडिया ने इस मीटिंग में क्या क्या बोला है और इंडिया का क्या एजेंडा था। ये बिल्कुल शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इस साल, लेकिन मोदी जी ने इस मीटिंग में रिप्रेजेंट किया है और मोदी जी ने बोला है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव होगा रिड्यूसिंग पावर्टी एंड स्ट्रेंथनिंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए, एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ये इंडिया ने इस चीज के बारे में बात की है, जो कि हम लोग के फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस फिगर को याद रखना है, इस ईयर को याद रखना है। हमने ग्लोबली बहुत सारी चीजों को प्लान किया हुआ है 2030 तक अचीव करने का, शायद आप लोग ने पढ़ लिया होगा अभी तक, CBDCOP या इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स बने हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन सारी चीजों में हम क्या अचीव करना चाहते हैं बाय 2030। सबके डिफरेंट गोल्स हैं, सबके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन सबके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड बोला है एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है मोस्टली, हम लोग अगर जब बात करते हैं अफ्रीका में एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो वो फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। हमको इस फॉसिल फ्यूल के डिपेंडेंस को खत्म करके उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्रू तरफ लेके जाना है, विच मीन्स हमको रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना है। थर्ड बोला है रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल SCO, G7, G20 और इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कुछ बेसिक जो चेंजेस हमको करने चाहिए उनकी बात की गई है। टैक्सेशन ऑन बिलियनर्स, टैक्सेशन ऑन बिलियनर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है, क्योंकि इस मीटिंग के जस्ट पहले शायद आपको पता होगा ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लुइस, आपको इनका नाम याद रखना होगा, इनासियो लूला ड सिल्वा। ये इनका नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ये लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं ब्राजील में। और इनकी वाइफ जो है, उनकी वाइफ ने स्टेटमेंट दिया था इलॉन मस्क के ऊपर कि इलॉन मस्क जैसे अल्ट्रा वेल्दी पीपल के ऊपर हमें बहुत ज्यादा टैक्स करना चाहिए। और इन्होंने, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, जिसमें ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमको एक्स को बैन कर देना चाहिए अपनी कंट्री में, और इस पर्सन ने इसको बैन कर दिया था। एंड लास्ट जो बात हुई है ये है SDG 18 इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप शायद आपको पता होंगे, एथनिक ग्रुप्स की बहुत ज्यादा बात की गई है CBDCOP में भी। इस पे मैं बहुत ज्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको, एथनिक ग्रुप्स शायद आपको पता होंगे। हमने जैसे प्लान किया है कि हम फ्यूचर में कोई भी डिसीजंस लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे या फिर किसी भी तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे, तो हमको उन सारे के सारे डिसीजंस में इंक्लूड करना है एथनिक पीपल को। एथनिक पीपल का मतलब होता है इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं पहले से, और उनके इंटरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब एक लास्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए G20 से रिलेटेड, कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है ये एनुअल बेसिस पे रोटेट होती रहती है। रोटेट इस तरह से होती है, जैसे इस साल लास्ट ईयर होस्ट किया था इंडिया ने, इस साल होस्ट किया ब्राजील ने, नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से इसकी प्रेसिडेंसी को रोटेट करते रहते हैं। देयर इज नो परमानेंट हेडक्वार्टर, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पे नन ऑफ दी अबव मार्क करना हो सकता है, या फिर आपको मार्क करना पड़ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर नहीं है। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। थर्ड एक वर्ड को आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है शेरपा। शेरपा का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो इस मीटिंग में, क्योंकि रोटेट हो रही है प्रेसिडेंसी, तो लास्ट मीटिंग में क्या एजेंडा डिस्कस हुआ था, अब उसके आगे हमको फर्दर क्या एजेंडा को डिस्कस करना है, और हमें किस कंक्लूजन तक पहुंचना है हर मीटिंग में, हमको मीटिंग्स को कैसे सेटअप करना है, तो इस पर्सन को कहा जाता है शेरपा। अब ये शेरपा का आपको नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है एम्बेसडर मॉरिसियो लाइरियो। तो मॉरिसियो लाइरियो जो है, ये है इस साल के शेरपा। शेरपा का मतलब है ऑर्गेनाइजर, जो सारी चीजें आपको प्लान करके देता है, जैसे हम लोग हायर करते हैं शादियों में वेडिंग प्लानर्स को, ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करता है कि G20 का जो प्लानर होगा दैट इज कॉल्ड शेरपा। अब आपको ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैं एक और फोर्थ एंड लास्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं कि इसमें एक परमानेंट गेस्ट होता है G20 मीटिंग्स में। इस परमानेंट गेस्ट का आपको नाम याद रखना है, दिस इज स्पेन। स्पेन इज अ परमानेंट गेस्ट एट G20 समिट। सो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको पूछा जा सकता है G20 में, क्योंकि ये बहुत ही रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। आई बिलीव 21 नवंबर को कंक्लूड हुई है मीटिंग, और क्लैट का पेपर अब बनने ही वाला होगा। तो लेकिन आपको स्टिल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।